नाज़रीन, ये है रेड लाइन। अर्शी शरीफ कत्ल केस के अंदर बहुत पेशरफ्त है। इस केस की कुछ तफसीलात फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के ज़रिए जाहिद गशकोरी के साथ हम आपके सामने रखेंगे, इसको ज़रूर देखिएगा। मोने सिलाही को उनके पुराने चाहने वाले बूट पॉलिशा कह रहे हैं। मोने सिलाही ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हैं। इमरान रियाज खान और मोने सिलाही की लड़ाई के पीछे मुहर्रकात क्या है, इससे आपको क्या पता चलता है। ट्रेंडिंग के अंदर हम इसका जिक्र करेंगे। इसाक डार से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत बनवाने या असम्बलियों को डिज़ोल्व करवाने के मामले के ऊपर आपको इन मालूमात भी फराहम कर रहे होंगे और ये भी बता रहे होंगे कि वाक़तन वो IMF के प्रोग्राम से निकलना चाहते हैं या लड़ाई के बावजूद IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक़, जिसके अंदर मईशत भी मौजूद है। हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर इसाक डार साहब मौजूद हैं। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। डार साहब, आपका जो है ना अब सियासी प्रोफाइल जो है वो मुआशी प्रोफाइल के साथ ऊपर चला गया, तो आपकी मुलाकातें बड़ी मशहूर हो रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त पंजाब के हवाले से आपके पास कोई फार्मूला है कि इस बहरान को दूर करें, क्योंकि सोचा यह भी जा रहा है कि आपके गुड ऑफिस की वजह से मुमकिन तौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और परवेज़ इलाही जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उनके दरमियान मुलाकात मुमकिन है। तो ज़रा बताइएगा कि हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तालिब साहब देखें, पॉलिटिकल प्रोसेस में मुलाकातें भी होती हैं और बात भी होती है। आइनी और कानूनी रास्ते भी निकाले जाने चाहिए और निकलते भी हैं, क्योंकि जो इस वक्त सियासी पोलराइजेशन मुल्क में है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए भी अच्छी नहीं है। कुछ चीज़ें जो स्पेकुलेटिव थी और जिस पे बहुत ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी और आम लोग काफ़ी यानी वरिड थे, वो तो एक फ़ेज़ निकल गई है। हमारी अस्करी क़यादत ने अपनी ज़िम्मेदारी संभाल ली है और वो जो स्पेकुलेशन थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह आइन और कानून के मुताबिक तमाम प्रोसेस बखैरियत मुकम्मल हो चुका है। तो पंजाब के हवाले से भी वही है कि जो कुछ भी होगा या जो पॉसिबिलिटी होगी वो आइनी और कानूनी होगी। तो इसलिए कोई अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो ज़रूर मैं हाज़िर हूँ, क्योंकि तो आप क्या परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को उनकी हुकूमत को तब्दील करेंगे, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, या उनका हाथ बटाएंगे कि उनका निज़ाम चलता रहे अगर इमरान खान उनसे सपोर्ट खींच ले? तो देखिए, ये डिपेंड करता है, आपको भी पता है तालिब साहब, कोई देयर इज़ नथिंग फिक्स। हालात के मुताबिक आपको पोजीशंस लेनी पड़ती हैं। मसलन एक वो वक्त था कि जब परवेज़ इलाही साहब को हमने ऑफ़र कर दी और वो चीफ मिनिस्टर PMLN और PMLQ के वोटों से बनने वाले थे। शुक्रिया भी अदा हो गए और फिर सब कुछ हुआ और फिर आनन फानन एक चेंज आई और वो बनी गाला चले गए और वो तमाम जो प्रोग्राम स्क्रैप हो गया। और फिर उसमें आपने रिएक्शन भी देख लिया कि फिर हमने अपना कैंडिडेट फील्ड किया। लंबी स्टोरी है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो हमारा कैंडिडेट फिर हो गए। तो उसके बाद फिर आपको भी पता है कि 63A की जो डेफिनेशंस हैं, अनफॉर्चुनेटली 2 आ गई। पहले 25 वोट गिने नहीं गए, फिर सेकंड राउंड में 10 वोट गिने गए और रिमार्क्स भी आ गए कि जी यानी अगर कोई फैसला गलत भी हो जाए तो वो ठीक किया जा सकता है, यानी डिफरेंट फैसला भी दिया जा सकता है इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये सियासत है। आई विश के इस वक्त जो मुल्की रिक्वायरमेंट है कि हम सब अपने अपनी जगह पे आइन और कानून के मुताबिक इंतज़ार करें। इस जो हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट, वो अपनी जो है वो मुद्दत पूरी करे आइडियली, और फिर उसके बाद इलेक्शन देखा जाएगा। सब मौजूद है, कब होने हैं, कब फारग होना है, 42 महीने उनको मिले। परवेज़ इलाही साहब का इंटरेस्ट क्या है कि वो ज़ाहिर हुकूमत में रहना चाहते हैं और आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आप दोनों के अहदाफ तो मिलते हैं ना जी फिर, कि नहीं? नहीं, देखें तालिब साहब, वो तो इस मुल्क में 1 या 2-3 वोटों वाले भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते तो बने भी, आपको माजी का याद होगा। और हर कोई ज़ाहिर पार्टी चाहेगी कि
वजारत जो आला है वो उनको मिले, लेकिन इट डिपेंड्स के उनके क्या वे फॉरवर्ड है। हमारी पार्टी भी जो हमारे लोग हैं वो बड़े कीन हैं कि जी हम बीइंग लार्जेस्ट पार्टी इंडिविजुअल, तो हमें ये हमारा हक है कि हम वहाँ हुकूमत बनाएं। और फिर हमारे एक राउंड में हुकूमत बन भी गई और फिर उसके एक फ़ैसले के मुताबिक उसको फारिग भी किया गया। और वो यानी मैं अब चूँकि फ़ैसला हो चुका है तो कमेंट कर सकता हूँ, वो लॉजिक नहीं है। भाई आपको जिस चीज़ की सज़ा मिलनी है वो तो आपने फ्लोर क्रॉस करके अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे दिया और उसका इफ़ेक्ट हो गया, तो उसके बाद आपको उस काम की सज़ा मिलनी है कि जी आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते थे। वो उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो पार्लियामानी जो लीडर ने करना है कि पार्टी हेड ने करना है, पार्टी हेड बड़ा क्लियरली है कि उसने कर देनी है। उस एक्सक्यूज़ मी, उस केस में जो पार्टी हेड थे वो चौधरी शुजात साहब थे। तो अजीब किस्म की खिचड़ी पकी है जी, आई मीन वेरी ऑड। तो जैसे आपने कहा कि इस्तेकाम तो चाहिए, मुआशी इस्तेकाम चाहिए, और उसके लिए पॉलिटिकल इस्तेकाम भी ज़रूरी है। हम जिस फेज़ से गुज़र रहे हैं वो बड़ा चैलेंजिंग फेज़ है तलत साहब, कि जो 42 महीने की कारकर्दगी के नतीजे में इस यूनिटी गवर्नमेंट को जो मईशत मिली वो सबके सामने है। और फिर जो उन्होंने वायदे किए, उस पर मैं आऊंगा, आपसे बात करूंगा बिल्कुल आखिर में, लेकिन ये मामला जरा आप क्लोज करके जाएं कि वो परवेज इलाही साहब के साथ हाथ मिलाने वाली, मुलाकात करने वाली, ये जरा वाज़ेह अंदाज से बताइए इम्कान क्या है। आपने कहा कि सियासत में कोई चीज़ फिक्स नहीं है, लेकिन अब तो बिल्कुल करीब है। इमरान खान साहब ने असम्बली से निकल जाना है, उन्होंने पार्टी को कहा है कि जी आप इलेक्शन की तैयारी करें। मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी कहा है कि पार्टी इलेक्शन की तैयारी करें इन केस असेंबली इज डिसॉल्व्ड। तो मैं ज़रा इम्कान आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूर इन द थिक ऑफ थिंग्स, क्या हो रहा है? मेरी गुजारिश ये है जी कि मेरे नज़दीक तो ये मुस्लिम लीग नून का हक है इस वक्त हुकूमत बनाने का पंजाब में, और इनका वज़ीर आला होना चाहिए। वो जो पुरानी 63A की जो फैसला हुआ था उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट बार की एक पिटीशन पेंडिंग है, वो सुनी जानी चाहिए, उस पर फैसला आना चाहिए। और अगर वो फैसला आता है तो इवन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने अर्ज़ किया है कि एक तालिब इल्म की हैसियत से भी मुझे जो समझ आती है इन ऐवानों में तकरीबन 30 साल से ज़्यादा गुजारने के बाद, कि वो तो रिवाइव होता है, या फिर अगर पूरा प्रोसेस होता है तो उसमें भी ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के जो मेंबर अरकान असम्बली हैं, सवाई असम्बली, उनकी यही ख्वाहिश है कि जी उनकी हुकूमत बने, उनका हक है। और लेट्स सी कि कैसे किस तरह चीज़ें जाती है। अगर इमरान खान साहब इतने कैटेगोरिक हैं, असम्बली से निकलना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर वो निकल जाना चाहिए, फिर पोजीशन ज़्यादा बेहतर होगी। मेरे जैसा बंदा फिर ज़्यादा आपको क्लैरिटी के साथ बता सकेगा कि आपके आगे होना चाहिए, होने जा रहा है। सदर आरिफ अलवी के साथ आपकी मुलाकातों में क्या डिस्कस होता है? देखिए, जाहिर है कि ऑन कैमरा तो हमारी बात इकानमी पे होती है और होनी भी चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के मुआशी मुफाद के ख़िलाफ़ बेपनाह जो है वो यानी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। पहले था कि बॉन्ड पे नहीं होगा, 2 महीने से चल रहा था। जब बॉन्ड पे हो गया तो हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं, जब डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो फिर हो गया जी कि मुआशी एमरजेंसी लग रही है। तो ये पाकिस्तान के साथ कोई आप उसकी मदद नहीं कर रही है, सियासत नहीं है ये। फ्रैंकली ये पाकिस्तान नहीं, लेकिन आरिफ अलवी साहब तो नहीं कर रहे ना, तो आप आरिफ अलवी साहब को कह के तो ये नहीं रुकवा सकते। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सारी बातें वहाँ भी होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे शक है कि जिस जमात से आपको बुनियादी ताल्लुक़ है वो करवा रही है, लेकिन मैं कहना यही चाहता हूँ कि ये ऐसे काम बंद करें। और फिर मुझे जाहिर है कि मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है माजी की हिस्ट्री को देख के कि जी मैं एक रिकन्सिलिएटर हूँ, मैं 2014 का धरना नेगोशिएट करके उठवाया था और फिर एक एग्रीमेंट साइन किया था, फिर उसके नतीजे में एक कमीशन बना था जस्टिस नासरुल मुल्क का, और फिर वो न 4 हल्के चोरी हुए थे न 35 पंक्चर लगे थे, और फिर एक बयान आया था जी वो तो सियासी एक। तो ये बातें सारी
वो फिर होती हैं जी, जब आप बैठते हैं तो सारी बातें होती हैं। कोर पॉइंट सियासत का क्या है सदर अलवी के साथ? वो ज़ाहिर पीटीआई के इंटरलोक्यूटर हैं, ठीक है, सदर है वो मुल्क के, बट वी ऑल नो कि वो किसके लिए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं देखें, वो मैं समझता हूँ कि मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने यानी सही माइन और कानून के मुताबिक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जब समरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजी, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और आर्मी चीफ को लगाने के लिए। ये एक अच्छी बात है, इसी तरह पॉजिटिव तरीके के साथ मूव होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं मेरी उस गुफ्तगू में, मैं वो वैसे कह देता हूँ कि जी हमें अंगेज करने में, बातचीत करने में कोई आर नहीं है, और बातचीत होनी चाहिए। सियासत का नाम ही ये है कि बातचीत, और मुस्बत बातचीत होनी चाहिए, कंट्री के इंटरेस्ट में बातचीत होनी चाहिए, मईशत के किस तरह हैंडल करने में बातचीत होनी चाहिए। एक जो भी हुआ, जो मुआशी तबाही हुई, उसके बाद जो फ्लड्स की कैटास्ट्रोफी हुई, उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो लॉसेस हैं, तो इसके सब पार्टीज़ को मिल के बैठ के रास्ता निकालना चाहिए, और उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं बनाना चाहिए इस वक्त जो चैलेंजिंग पोजीशन है कि इसमें मैं किसी की हुकूमत को उल्टा दूं। तो अगर किसी ने आइनी और कानूनी तरीके से हुकूमत को भेजना है तो मोस्ट वेलकम, हमने भी भेजा है, हमें भी भेज सकते हैं अगर किसी के पास नंबर मौजूद है। लेकिन बातचीत में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन वो एक मशरूत नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते जी बातचीत हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पहले ये कहें जी हमारे इलेक्शन पे भी मान गए हैं। वो जब टेबल में बैठते हैं बातें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, दोनों साइड अपना अपना व्यू देती है। हमारा भी 2014 में तो 3 मुलाकातों के बाद डार साहब आपको क्या लगा कि मुस्तकबिल में एक कंसेंसस का टेबल बिछने में आप में और पीटीआई में उसका इम्कान क्या है? 3 मुलाकातों में वाज़ेह तो हो गया होगा कि उनकी कंडीशंस क्या हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं, तो कोई एक सिनारियो तो बन रहा होगा, तो बताइएगा कि पॉसिबिलिटीज क्या है। जी तलत साहब, ताली 2 हाथ से बजती है। मैं आपको अपनी तरफ से अर्ज कर रहा हूं कि हमारे सीनियर तरीन लोग इस मामले में काफ़ी उनके इंटरेक्शन होते रहे दूसरी साइड के साथ। ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, सरदार याद सादिक साहब हैं, उधर से जनाब खटक साहब हैं, और फिर असद कैसर साहब हैं। तो इनके आपस में काफ़ी कनेक्टिविटी को, ज़ाहिर है सब पार्लियामेंट में इकट्ठे रहे हैं पिछले कई सालों से। तो हमारी तरफ से कोई हिचकिचाहट नहीं है, तमाम चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है और ओपन यानी माइंड के साथ बात हो सकती है, लेकिन मशरूत बात यानी बेसिस के ऊपर ये बात फिर कभी भी नहीं शायद शुरू हो। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी तरफ तो ठीक है, अब इनफ्लेक्सिबिलिटी दूसरी साइड पे है। वो अगर ये चाहते हैं कि जी आप पहले ये ऐलान करें कि जो मुझे मेरे कॉलीग्स ने बताया है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं और इंक्लूडिंग अर्ली इलेक्शन, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और अल्लाह के फल से हमारा एक हिस्ट्री है। तो गैर मशरूत बात में कोई मज़ायका नहीं है, होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन इनफ्लेक्सिबिलिटी दूसरी साइड से है। यही मैं 2014 का सिनारियो देख रहा हूँ कि इसी तरह हमारी टूट भी गए थे पार्ले 3-4 हफ्ते के बाद, फिर दोबारा रीस्टार्ट हुए। तो अगर बात करनी है तो मोस्ट वेलकम को, मुल्क के लिए बेहतर है कि एक सियासी जो है उसमें ठहराव आए और हम तमाम मिल के मौशी मामलात को इस वक्त हैंडल करें। ये चैलेंजिंग वर्ड है। आपने देखा कि बहुत मईशतें जो हैं ओवर हीटेड हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, महंगाई आसमानों पे है कई ममालिक में। तो ये मुल्क के लिए बेहतर यही होगा, लेकिन हमारी तरफ से कोई, तो मैं जो समझा आपकी बात से वो ये कि आप दो लेवल पर इंगेज कर रहे हैं। एक अयाज सादिक साहब, साद रफीक साहब, परवेज खटक, ये लेवल पर ऑलरेडी इंगेजमेंट चल रही है, और दूसरा आप सदर आरिफ अलवी के साथ भी बात कर रहे हैं। ये 2 ट्रैक से जिनकी पर बात चल रही है, अगर मैं सही समझा तो। जी लेवल 1 चल रही थी, अभी तो लेटली तो मेरे इल्म में नहीं है, चल रही थी। यस, वो मैं कंफर्म कर सकता हूँ। और मेरी चूँकि जो सदर मोहतरम के साथ जो मीटिंग्स हुई हैं, उसमें ऑब्वियसली मुआशी और फिर बजट और इस तरह की चीज़ों के अलावा इस तरह की बात, ज़ाहिर है जब बैठते हैं तो बातें होती हैं। तो वो PMLN की तरफ से जी कोई यानी कोई ऐसा इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बात के नहीं करनी। लेकिन दूसरी तरफ से ज़रूर है
कि कंडीशंस जब आएंगी तो फिर बात नहीं होगी। तो ताली जैसे मैंने अर्ज़ किया दोनों हाथों से बजती है, जब भी वो उस मोड में आ जाएंगे तो बात हो सकेगी। लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि असम्बलियों से हमने रिज़ाइन करने हैं तो वो भी उनकी ज़ाहिर है कि अपनी स्वाबदीद है, उनकी डिस्कशन है, किसी भी वक्त वो निकल सकते हैं। नेशनल असम्बली से भी उन्होंने इस्तीफ़े दे के और अटेंड नहीं कर रहे काफ़ी मुद्दत से, तो ये उनका प्रोगेटिव है। और फिर जो कानून है इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन के तहत वो अपना कोर्स अडॉप्ट करेगा। जो कट ऑफ टाइम लाइन है डिपेंड करता है, इट प्री मेच्योर टू से विद क्लैरिटी कि क्या क्या होगा जी। लेकिन कौम का हम वक्त मैं समझता हूँ कि इस क्वागमायर में ज़ाया कर रहे हैं जी। देखिए अब फाइनेंस मिनिस्टर का वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं ना, वो अगर सियासी भागदौड़ के अंदर लगा हुआ है तो फाइनेंस मिनिस्टर का वक्त भी ज़ाया हो गया। मोइशत पे आने से पहले सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये इम्कान क्या है कि परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो जाए? देखिए, नथिंग कैन बी रूल्ड आउट। इस वक्त एजेंडे पे नहीं है जी कोई ऐसी मुलाकात। लेकिन सियासत में माजी में भी हमने देखा कि बहुत सीरियस किस्म की तलखियाँ हुई। जो हमारे साथ पिछली जो एक सरप्राइज़ हमें मिला, मैं बात कर रहा हूँ चंद महीने पुरानी, जब हमने एग्री कर लिया, लंदन में मैं उस वक्त था, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था कि जी हमने बड़े मियाँ साहब को मनाया, हमने प्योर इस खातर के चलें हम एक सेक्रीफाइस कर देते हैं और 10-11 मेंबर्स की जमात को अगर वो मिल जाती है तो को ठहराव है सियासत में। और लेकिन वो आपने देखा कि टोटल फेल हो गया। तो नोबडी एक्सपेक्टेड कि इतनी जल्दी। वो तो मोने सलाई साहब कहते हैं कि जनरल कमर बाजवा ने उनको उधर भेज दिया जी। वो मुझे जो पता चला था कि भेजा तो गालबन दो और लोग थे। एक साहब एयरफोर्स से थे, एक बाबडा के माजी के एक चेयरमैन थे, और उसके बाद एयरफोर्स के चीफ थे ना जी, जिनका ताल्लुक गुजरात से भी है, वही थे ना? बाकी आप मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। मैंने तो यही सुना, या मुझे इतना इल्म है जितना मैंने बता दिया है। बाकी आप फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लें। और फिर उन्होंने इजाज़त ज़रूर मांगी थी, बकौल जो मुझे बताया गया उनके इनर सोर्सेज से। उन्होंने ये पूछा तो जनरल साहब ने कहा जी आपकी मर्ज़ी है, आपने जो करना करें। जनरल बाजवा साहब के हवाले से तो ये बात मुझे पता चली थी कि इन्होंने जब इनका माइंड बन गया, यानी मेरे साथ वो यूके के 6:30 बजे नाश्ता मैं कर रहा था और ये यहाँ पाकिस्तान में उससे 10:30 बजे थे, समर टाइम था। तो उस वक़्त की बात है। और आनन फानन, और 4 घंटे के बाद वो मियाँ नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। ये सारी डेवलपमेंट इन बिटवीन हुई जी उस यानी पाकिस्तान टाइम आप कह लें कि 10:30 से 2:30 बजे के दरमियान। और जो भी डेवलपमेंट्स हुई, वो जो मुझे इनर सर्कल से पता यही चला कि वो 2 शख्सियात ने उनको इन्फ्लुएंस किया। और उसके बाद उन्होंने चीफ को रब्ता किया और उन्होंने कहा जी जो आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। जो मेरी इतला है, मैं भी कि मोने सलाई साहब की, चूँकि वो इनसाइडर हैं तो उनको ज़्यादा ऑब्वियसली पता होगा। मुझे यही उनके फैमिली सोर्सेज है, मुझे यही इतला है जी जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मईशत पे थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं। सियासत और मईशत का चोली दामन का साथ है। अगर मईशत ठीक नहीं हुई तो सियासत भी ख़राब हो जाएगी, और अगर सियासत ठीक नहीं हुई तो मईशत की कलें सीधी नहीं होंगी। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के हमसे बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले इसमें। डार साहब, हमने सियासत पे काफ़ी बात कर दी। ये आप IMF 6 के साथ किधर सींग लड़ा बैठे हैं? आपने तो मामलात को ठीक करना था। आपकी गुस्से वाली जो स्टेटमेंट है वो तो बड़ी मशहूर हो गई, तो क्या लड़ाई है IMF के साथ? तलत साहब, कोई लड़ाई नहीं है। मैंने तो आते ही 3 अनाउंसमेंट की थी 72 घंटे के अंदर कि एक तो हम पेरिस क्लब रीशेड्यूलिंग के लिए नहीं जाएंगे, वो मुल्की इंटरेस्ट में मेरे नज़दीक था, प्राइम मिनिस्टर ने उससे एग्री किया। दूसरा, हमने कहा था कि हम बॉन्ड की रीपेमेंट की डेट को, मैच्योरिटी डेट को 5 दिसंबर से आगे बढ़ाने के लिए नहीं अप्रोच करेंगे, प्रोसेस को नहीं ट्रिगर करेंगे 2 साल की एक्सटेंशन को, वो भी रिकॉर्ड पे है। और तीसरा ये कहा था कि हम रिगार्डलेस कि कैसी कंडीशनैलिटीज़ पिछली हुकूमत ने मानी हैं या कोई हमने अगर मेरे आने से 6 महीने पहले कोई अंडरस्टैंडिंग्स की हैं, तो मैंने कहा था हम
रीनेगोशिएट नहीं करेंगे, हम उन पे अमल दरामद करके हम प्रोग्राम को मुकम्मल करना मेरी प्रेफरेंस होगी। उसकी वजह थी कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक दफ़ा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, वो 2013 2016 का प्रोग्राम था। तमाम 12 रिव्यूज़ क्वार्टरली हुए और मुकम्मल हुए, और उसके बाद MD IMF ने पाकिस्तान में आके इस्लामाबाद के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ की और पाकिस्तान की तारीफ़ें की। आई डोंट वांट टू रिपीट, लेकिन अब जाहिर है कि जो रिव्यू की डेट्स तो IMF ने देनी है। क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी अरोड हुई पिछली हुकूमत में, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने कंडीशनैलिटीज़ पे अमल नहीं किया, बल्कि कंडीशनैलिटी पे कुछ पहले जो अमल किया था उसको रिवर्स भी किया जाने से पहले। जब उनको पता चला कि एतमाद का जो है जो नो कॉन्फिडेंस वोट वो मेरे खिलाफ कामयाब हो जाएगा, तो आपको याद है उन्होंने कुछ फैसले किए जो कि ऑब्वियसली पब्लिक के हवाले से पॉपुलर होते हैं। जब आप रिडक्शन करते हैं बजाय ये कि उसको इंक्रीज़ बन रही थी, वो सारी की सारी फिर आने वाली यूनिटी गवर्नमेंट जो इसको बैठी है, इसको वो सारा मलबा अपने ऊपर उठाना पड़ा, क्योंकि IMF ने उस वक्त तो एक क्रेडिबिलिटी का गैप ज़रूर है। नंबर 2 ये कि जब भी हमारा 9th रिव्यू जो है वो बिल्कुल तैयार है, वो 30 सितंबर तक है, 8 रिव्यू हो चुके हैं। तो मैंने इसलिए कहा था जी हम रीनेगोशिएशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम डिलीवर करें और हम प्रोग्राम को मुकम्मल करके तो इस प्रोग्राम से निकलें। तो लेकिन जो 9th रिव्यू है, जब हम अक्टूबर में गए थे एनुअल मीटिंग्स में वाशिंगटन, तो मैंने उनको दावत दी थी कि भाई आप आएँ, और इंडिकेशन थी नवंबर की। उन्होंने कुछ चीज़ें जो कि मेरे यानी ज़ाती राय में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, क्योंकि जब आप क्वार्टर का रिव्यू करने आते हैं, जब आप 30 जनरली 4 से 6 हफ्ते में आप आते हैं, 2 महीने में मैक्सिमम आके आप रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि डायरेक्शन जो करंट क्वार्टर है, जो अंडर रिव्यू नहीं है, उसकी डायरेक्शन चीज़ों की ठीक है कि नहीं ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन चूंकि हमारी एक क्रेडिबिलिटी गैप क्रिएट कर दी है पिछली हुकूमत ने, तो उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें मज़ीद मांगी, और मांगी ज़रा लेट। और उसमें यह भी था कि जी आप हमें बताएं कि पूरे फिस्कल ईयर में क्या पोजीशन होगी, आपके मेन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं, जो पिछली हुकूमत ने कहा था कि वो कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, हमने वो भी एक्सरसाइज करके उनको दे दी है। अब उन्होंने एक और चीज़ मांगी है, वो ये है कि जी आपने जो रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन करनी है अपने फ्लड्स की वजह से, जो आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, अपना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट बैंक और EU यूरोपियन यूनियन और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने जो एक असेसमेंट की है वो करीबन पाकिस्तान के करीबन 30 बिलियन के लॉसेस है। उसमें कुछ इकोनॉमिक लॉसेस है, कुछ फिजिकल लॉसेस है। तो उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक नीड जो हमारी है वो 16 बिलियन डॉलर यानी 3200 से 3500 बिलियन रुपीज़ है एज ऑफ टुडे, जो रफली रेट। वो कहते हैं इसको कैसे पूरा करेंगे ना। ये काम जो है इस साल में तो जाहिर है कि हमारा 2010 का जो था फ्लड आपको याद होगा, तो वो अभी भी कुछ काम फाइनल चल रहे हैं और मुकम्मल हो रहे हैं। तो ये काम तो 5-7 साल के ऊपर स्प्रेड होते हैं और उसका पूरा एक मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। साहब कहता कलामी, क्या ये मुमकिन है कि आप एक ऐसे IMF के साथ डील कर रहे हैं जो पिछले 3-4 साल में बहुत तब्दील हो गया है, और आप का जो IMF के साथ डील करने का जो तरीकाकार है वो उन दिनों का है जब वाशिंगटन भी आपके साथ था, फिस्कल स्पेस भी आपके साथ थी, पाकिस्तान के अंदर हंगामे भी नहीं थे, फ्लड्स भी नहीं थे, डिविजन्स भी नहीं थी। आपका जो IMF है वो बहुत तगड़ा है और बहुत डिमांडिंग है। सो प्रॉब्ली आपको निगोशिएटिंग स्ट्रेटजी तब्दील करनी होगी, वरना तो अगर आप इस तरह लड़ते रहे, यानी वो डिमांड करते रहे और हम आगे से कहते रहे कि हमने रेड लाइन खींच दी है, तो ये तो मामला आगे नहीं चलने का। नहीं, 2 चीज़ें, एक तो ये रेड लाइन कोई नहीं खींची तालिब साहब, हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन, लेकिन साथ साथ अफसोस होता है कि टाइम गुजर रहा है, क्योंकि अभी हम दिसंबर के यानी दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएंगे कल से, और 1 हफ्ते के बाद रफली वहाँ हॉलीडे मूड वेस्ट में शुरू हो जाता है, क्रिसमस ब्रेक, न्यू ईयर ब्रेक, आपको भी पता है कि वो फिर किस मोड में होते हैं। तो वो मुझे अफसोस है, हम चीज़ें ये नहीं, हम लड़ाई नहीं कर रहे, लड़ाई तो करने का फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियसली वी हैव टू डील विद द IMF। मैंने तो प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन हमें एक लेगेसी में इनकम्प्लीट प्रोग्राम मिला, वो सस्पेंड हो चुका था, 7वां और 8वां रिव्यू पेंडिंग थे, उसको हमने अपनी बड़ी मुश्किल वाली जो चीज़ें थी वो मुकम्मल की। एक पॉलिटिकल लॉस भी हुआ हमें पार्टी के हवाले से, पॉपुलैरिटी उसके बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुई, लेकिन हमने वो कर दिया और उसके बाद वो 7वां 8वां रिव्यू मुकम्मल हुआ और पाकिस्तान को
करीबन $1 बिलियन मिल गया। अभी जो नवा रिव्यू है वो तो कंप्लीट है और उसको हमने हर लिहाज से रेडी है, लेकिन इसके बावजूद हम चीज़ें दे रहे हैं। एक नंबर एक जो आपने कहा कि वो हालात IMF बदल गया है, यानी जो हम जिस वक्त थे बड़ी पॉजिटिव चीज़ें थी, आप सही कह रहे हैं। जब शुरू था तो उस वक्त चीज़ें अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान उस वक्त भी मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था। मैं 20-13 जून की बात कर रहा हूँ। ग्लोबली डिक्लेयर्ड था। एक नया डॉलर किसी फाइनेंशियल ग्लोबल मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं आ रहा था पाकिस्तान को, और इसी वजह से प्रिडिक्टेड था कि 6 से 7 महीने में डिफ़ॉल्ट करेगा। हम उस पोजीशन पे पहुंचे भी। 2013 में तो हमारे पास $6 बिलियन थे, स्टेट बैंक के पास 5, कमर्शियल बैंक के पास 4.6 देने वाले थे। नया डॉलर प्रोग्राम लोन आ नहीं रहा था, तो हमें पता था। हम पहुंचे 2.6 बिलियन पे जनवरी-फरवरी के दरमियान स्टेट बैंक में, और 5 बिलियन। लेकिन अभी आपकी निगोशिएटिंग स्ट्रेटजी, आपके पास स्पेस नहीं है ना? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ नहीं, जो आपने कहा ना कि नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं पॉजिटिव, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि 98 जब मैंने फाइनेंस 6 नवंबर 98 को लिया था, उसमें पॉजिटिव नहीं था। उस वक्त तो ग्लोबल एक यानी प्लान किस्म की पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन मुआशी पाबंदियां लगी थी एटमी धमाकों के बाद, आपको याद होगा, मई 1998 में। तो उस वक्त भी माहौल जो था ना बड़ा होस्टाइल था उधर से, और 6 नवंबर 98 को करते 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 हमने फरवरी में अपना प्रोग्राम रिवाइव किया था, क्योंकि वो भी सस्पेंड हो गया था। तो मैंने दोनों फेजेस देखी हुई आया मैं कि जब पाकिस्तान के हालात ख़राब हों फिर भी डील किया हुआ है, और 13 में भी ख़राब ही थे जब आए। जैसे मैंने कहा, तो एक फैक्ट है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। लेकिन हमने जब फिर प्रोग्रेस शुरू की और हमने जब डिलीवर चीज़ें की और जब हमारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव होने शुरू हुए, तो फिर तो हर एक हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार था। ये आप सही कह रहे हैं कि तकरीबन हाफ वे थ्रू 1.5 साल 1.5 साल के बाद हमारी बिल्कुल मुख्तलिफ यानी हालात थे डीलिंग करने के, सिर्फ IMF से नहीं बल्कि ग्लोबल अदारों से। ये वही टाइम था जब हम $500 मिलियन का बॉन्ड देते थे, तो हमें 14 टाइम्स हमारा ओवर सब्सक्राइब हुआ, और दुनिया ने हमें कॉम्प्लीमेंट किया कि आप यू वेरी लकी। तो हमने उसमें से सिर्फ जो 7 बिलियन ऑफर हुआ 500 मिलियन के अगेंस्ट, हमने 2 बिलियन बॉन्ड ले लिए और बाकी हमने पैसे ऑफर्स वापस कर दी। तो ये हालात ठीक है, लेकिन आई थिंक कि मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। एक मेरी क्लैरिटी है कि हमने प्रोग्राम ख़त्म करना है, क्योंकि लकीली और अनलकीली अब IMF काफ़ी मुद्दत से वो इन तमाम अदारों का कॉमन फाइनेंशियल हेल्थ डॉक्टर है जो सर्टिफिकेट देता है कि दे आर ऑन ट्रैक। उससे आप बाकियों से साथ डील करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जब क्रेडिबिलिटी गैप क्रिएट किया पिछली हुकूमत ने, उसने शेक कर दिया हमारे आपस में जो है कॉन्फिडेंस, और वो हर चीज़ ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि हर चीज़ हम इंश्योर कर ले। तो आप इस IMF के प्रोग्राम को ख़राब होता हुआ नहीं देख रहे? ऐसा कोई मामला नहीं है कि IMF के साथ ये लड़ाई बढ़ जाएगी, आप पुल आउट कर जाएंगे? आप कह रहे हैं कि ये कंप्लीट होगा, देर हो सकती है? देर हो सकती है। आई एम ग्लैड, बिल्कुल ये देर हो चुकी है। मेरे नज़दीक तो ये अब तक रिव्यू शुरू हो जाना चाहिए था, और हम इस वक्त जो क्रिसमस ब्रेक है, विंटर ब्रेक जो वहाँ होती है वेस्ट में और वाशिंगटन में, उससे पहले ये यानी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कम से कम हो जाता तो बेहतर था, और इन नॉर्मल हालात में हो जाना चाहिए था। लेकिन जो उन्होंने फिर इंफॉर्मेशन वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई हमारी इंटेंशन नहीं है कि हम लड़ झगड़ करेंगे, खुदा हाफिज, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जी बाकी जितने हम डील कर रहे हैं, तो एक कॉम्प्लिकेट करेगी ये चीज़। तो मैं तो पहले दिन में आके कह दिया था कि हम IMF का ये प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। हम माजी की पिछली हुकूमत की जो कंडीशनैलिटीज़ मानी है, सॉवरन कमिटमेंट, उसको पूरा करेंगे। हम अपने 6 महीने में अगर कोई कमिटमेंट मेरे प्रेडिसेसर और इकोनॉमिक टीम ने की है, वो हम पूरी करेंगे। तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो क्लैरिफिकेशन मैं नहीं दे सकता आज भी। तो आई स्टैंड बाय टू माय स्टेटमेंट। ठीक इसहाक डार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब मईशत की बात भी कर रहे थे और बता रहे थे कि सियासी तौर पर मुमकिन जो हालात हैं वो क्या बन सकते हैं। अरशद शरीफ कत्ल की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला मौजूद है। हम ज़रा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर जो खौफनाक हक़ाइक़ हैं उनमें से चंद एक आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारे साथ गशकोरी साहब मौजूद हैं। ज़ैद साहब, आप और मैं दोनों इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, आप किसी मज़ीद तफसील है, मैं तो मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दे डू नॉट मेक सेंस या न्यूज़ के ज़ुमरे में आती हैं। अरशद शरीफ दुबई से कीनिया,
ये प्रोसेस क्या था? ये बड़ा क्रूशियल है सारी इन्वेस्टिगेशन में। बताइए, रिपोर्ट क्या बता रही? रिपोर्ट ये बता रही है, स्टेटमेंट जो दिया है सलमान इकबाल ने टीम को, उन्होंने बताया है कि जब वो वहाँ पर होटल में ठहरे हुए थे दुबई में, आउट ऑफ सडन एक CID का सलीम अब्दुल्ला नामी शख्स वहाँ पर आता है होटल लॉबी में, उनसे 2 घंटे के लिए मिलता है और उन्होंने कहा है कि आप ये मुल्क छोड़ दें, जिस तरह के बैकग्राउंड चल रहा है आपका पीछे, आप किसी पाकिस्तानी फ्रेंडली कंट्री में भी ना जाएं, आप अफ्रीका या किसी ऐसे मुल्क में जा सकते हैं जिसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक ना हो। और ये बात है 19 अगस्त की। 19 अगस्त की रात को अरशद शरीफ ने ये सारी सूरत हाल सलमान इकबाल को बताई है। वो बहुत परेशान थे, इस वजह से ही सलमान इकबाल ने उसको अपने वालिद के घर पे वहाँ पर बुलाया। रात के 2-3 बजे तक उनको नींद नहीं आई। ये वो उनका स्टेटमेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सलमान इकबाल का स्टेटमेंट। और सलमान इकबाल इसके अंदर क्या है? वो होस्ट हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं सलमान इकबाल जो एयरबाई वाले? क्या बुनियादी तौर पर उनका बिहेवियर टीम के साथ बहुत अच्छा है। वो अरशद शरीफ को फैसिलिटेट करते हुए नज़र आते हैं जो मुश्किल हालात से वो गुजर रहे होते हैं। लेकिन जब अर्ली इन द मॉर्निंग वो केनिया चले जाते हैं, फिर रियल स्टोरी शुरू होती है अरशद शरीफ के बारे में। वकार जो कि फैसिलिटेट करा था सारा, उन्होंने टीम को बताया है कि मेरे पास जब ये आए हैं, तारिक वसी एक इम्पॉर्टेंट किरदार है जो कि टीम ने कहा है कि अगर ये ट्रांसनेशनल एंगल से इन्वेस्टिगेशन होती है, केस आगे चलता है, तो इनका इस पूरे केस में लिंच पिन का रोल है। जो सलमान इकबाल की मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं और उनके बिहाफ पर ही फैसिलिटेट कर रहे थे। कीनिया में ही क्यों गए और वकार के पास ही क्यों गए? क्या अरशद शरीफ जानते थे उनको, वकार को? ये क्या? अरशद शरीफ बिल्कुल नहीं जानते थे। सलमान इकबाल ने भी कहा है कि वो वकार को नहीं जानते। वसी ने फैसिलिटेट किया है उनको वहाँ पर जब वो ठहरते हैं। और अरशद शरीफ आइसोलेशन में रहते हैं। वहाँ पर जितना उन्होंने टाइम गुजारा है, किसी से कोई ख़ास मीटिंग नहीं की है, कुछ वहाँ पर किया नहीं है। 2-3 दफ़ा वहाँ पर विज़िट किया था। और अरशद शरीफ को जो होस्ट कर रहे थे, अगर आप उनकी प्रोफाइलिंग देखें इस इन्वेस्टिगेशन टीम में, वो अमेरिकन एम्बेसी, स्टेट डिपार्टमेंट और जो अमेरिका के मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट वहाँ पर चला रहे हैं और उनका वहाँ पर लोकली और इंटरनेशनल लेवल के इंटेलिजेंस ऑपरेटर के साथ रिलेशनशिप है। और एक मौरीन कैरेक्टर हैं जो कि अहलिया हैं, केनियन और इटालियन ओरिजिन की हैं, बेसिकली वकार की। वो इंटरनेशनल लेवल की जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स की ट्रेनर हैं, उनका किरदार बहुत अहम है। उनका जो स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये जिस फायरिंग रेंज पर ये थे, वहाँ पर रात को बारबेक्यू भी हो रहा था, उस फायरिंग रेंज में ये लोग मौजूद हैं सारे के सारे, जिसके अंदर ट्रेनर्स भी मौजूद हैं, अमेरिकन्स भी मौजूद हैं, मुकामी फैसिलिटेटर भी मौजूद है, अरशद शरीफ भी थे ऑन दैट फेटफुल नाइट? बिल्कुल। वहाँ पर ना सिर्फ ट्रेनर थे बल्कि ट्रेनीज भी मौजूद थे। एक पार्टी हुई, सब कुछ हुआ। मौरीन भी वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जिस रात एक अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर वहाँ रह भी रहा था, इनके साथ रिहाइश पजीर था। और मौरीन ने तो ये भी बताया है कि अरशद शरीफ से जब उनकी बातचीत होती रहती थी, गाय बगाए वो मिलती थी, उन्होंने बताया है कि शुएब शेख ने उन्हें बताया है कि आप बोल टीवी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो बोल टीवी ज्वाइन कर रहे थे। ये मौरीन का क्लेम है जो कि इन्वेस्टिगेशन मौरीन को इतनी मालूमात हैं कॉन्वर्सेशंस के बारे में, इतनी जानकारी है पाकिस्तान के मीडिया सिस्टम के बारे में कि उनको पता है कौन कहाँ पे जा रहा है, बोल क्या है और शेख साहब कौन है। She knows everything, huh? She knows not only everything but also she was guiding वकार हर चीज़ में कि कौन सी चीज़ देनी है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स को नहीं दी गई हैं। वकार का इतना इन्फ्लुएंस है वहाँ पर लोकल पुलिस पे, जो नेशनल इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स हैं, वो सारी डिटेल वादे के बावजूद उन्होंने नहीं दी हैं। इसके अलावा जो खुरम उनके साथ काम कर रहा था। और एक अहम ख़ास बात यह है कि जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने कोशिश की है वेरासिटी को चेक करने के लिए, कि जहां पर फैसल वाडा या मुराद सईद वगैरह क्लेम कर रहे थे कि वो सारे एविडेंस दे देंगे, सारी चीज़ें देंगे, किसी ने इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया है। सब कंप्यूटर और मोबाइल किसके पास? कंप्यूटर में। ये एक और पहलू है जो अरशद शरीफ के वकील का स्टेटमेंट है, तलत साहब, वो बहुत अहम है। उन्होंने बताया है, बैरिस्टर शुएब रज़ाक, उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ का जो लैपटॉप है शायद पाकिस्तान में रह गया, वो डॉक्टर शीरी मज़ारी के पास है या फिर मुराद सईद के पास है। उसका आईफोन की भी एक्सेस नहीं है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को, ना उनके पास लैपटॉप है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को। वेरी क्विकली क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है हमारे पास। अरशद शरीफ पेशावर से
किस खतरे की बुनियाद पर दुबई ट्रैवल कर रहे थे? वो क्या है? किसने उनको ये बावर करवाया कि आपकी जान को खतरा है? वो क्या था? देखिए, अरशद शरीफ की जो ये टीम बताती है इन्वेस्टिगेशन टीम, वो ये कह रहे हैं कि हमने कई बार लिखा है KPK गवर्नमेंट को, पुलिस को, CTD को कि जो वेरासिटी आप चेक कर दें, जो थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था अरशद शरीफ को, जो थ्रेट्स थे वो आप चेक कर दें। तो उन्होंने जवाब नहीं, इदारे ने जारी की थी ये थ्रेट्स अलर्ट। एब्सोल्युटली उन्होंने जवाब नहीं दिया और ये इतनी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कोऑपरेट नहीं किया। तो टीम के साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा था। और जो उनके वकील का बयान अगर आप देखें, वो पावरफुल बयान है और मैं तो हैरान भी हूँ कि इतनी इन्फॉर्मेशन वो अपने वकील के साथ शेयर कर रहे थे। अब उनके क्लेम्स हैं जो एविडेंस सपोर्ट में सामने आएंगे तो ये केस नई शक्ल इख्तियार करेगा। टू लीव इट देयर। नाज़रीन, कुछ चीज़ें हमने आपको दिखाई, रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, जो ही नए जाविये सामने आते हैं हम आपके सामने रखेंगे। ट्रेंडिंग ट्वीट्स और मोनिस इलाही की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इमरान रियाज खान के साथ ट्विटर के ऊपर लड़ाई, जिसकी इम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। लेकिन पहले क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है और क्या नहीं, शायान बताइएगा। जी देखें तलत साहब, जिस तरह कल तारीख़ी फ़तह हुई है मराकश को, पहली बार वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है मराकश की टीम, तो इस पर ट्रेंड पाकिस्तान में इस वक्त भी नंबर 1 चल रहा है और 10 लाख से ज़्यादा इस पर ट्वीट्स हो चुके हैं। जिस तरह उन्होंने जश्न मनाया, टीम ने फ़लस्तीन का परचम थामा और सजदा शुक्र अदा किया, तो इस तरह की तस्वीरें लोग पोस्ट कर रहे हैं और ये इस तरह ट्रेंड बनता जा रहा है और 20 घंटे हो गए और इस वक्त भी ये ट्रेंड में है। एक और ट्रेंड है वो सियासी है, ट्रेंड है तो हमें बताना पड़ रहा है, अता टडर लानती। तो ये PTI वाले ट्रेंड चला रहे हैं। हमने ज़्यादातर जो ट्वीट्स देखे हैं इसमें PTI वाले कर रहे हैं और ये उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के ख़िलाफ़, उस पर ये ट्रेंड चल रहा है और 55,000 से ज़्यादा इस पर ट्वीट्स हो चुके हैं और ये इस वक्त भी रैंक कर रहा है। हर घंटे इसमें 1,500 ट्वीट्स बढ़ रहे हैं। एक और ट्रेंड चल रहा है, ये PTI वाले चला रहे हैं, ये है चोरों के 8 महीने। इसमें दिखाया ये जा रहा है कि जो PDM की हुकूमत है वो महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही, बेरोज़गारी बढ़ी, स्ट्रीट क्राइम बढ़ा, इस तरह की उन पर तनकीद की जा रही है और ये इस वक्त भी रैंक कर रहा है टॉप 10 के अंदर और 1 लाख से ज़्यादा इस पर ट्वीट्स हो चुके हैं और हर घंटे इसमें मोनिस भी तो ट्रेंड कर रहा है। मोनिस इमरान लड़ाई भी तो ट्वीट ट्रेंड कर रही है। जी सर, वो भी कर रहा है। मोनिस इलाही और इमरान रियाज खान की जो ट्विटर पर लफ्ज़ों की गोलाबारी जारी है वो भी इस वक्त कर रहा है और 2000 से ज़ायद इस पर ट्वीट्स हो चुके हैं और लोग इस पर सपोर्ट कोई मोनिस इलाही I'll take it from here। इसको ज़रा मैं आगे वजाहत कर देता हूँ क्विकली कि हो क्या रहा है। नाज़रीन, वो जो ट्रेंड्स आपने बताया वो तो आपने देख लिए। मोनिस इलाही और इमरान रियाज खान के दरमियान मुमारी चल रही है। सुबह मोनिस इलाही ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी शख्स की फ़्लाइट थी बैनुल-अक़वामी, उसका वीज़ा कैंसिल हो गया, उसको एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा, जिसके ऊपर इमरान रियाज खान ने कहा कि आप मेरा नाम लें, मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ था। मोनिस इलाही ने कहा कि जी मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, आपने खामखा वो उड़ते तीर वाले एक उन्होंने बीच में जुमला कस दिया। इससे पहले इन दोनों की आपस में मुँहमारी चल रही थी कुछ घड़ियों के एक्सचेंज के ऊपर। एक कह रहा था मैंने आपको तोहफ़ा दिया है, दूसरा कहता आपने मुझे तोहफ़ा नहीं दिया, आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। मोनिस इलाही को उन्होंने और परवेज़ इलाही साहब को बूट पॉलिशे भी कह दिया इमरान रियाज ने। अब बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो जो सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है, आपस की लड़ाइयों से आपके सामने हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं। ये सब एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं, इस ट्विटर जंग से आपको अंदाज़ा हो जाएगा।